बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 27 अक्टूबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा गया था स्पीकर की जानिब से। अब स्पीकर ने सरेंडर किया है और अब आप जानते हैं हालात तब्दील हो गए हैं। काजी फैज़ साहब के जाते ही अब सरेंडर, बहुत बड़ा ये सरेंडर है स्पीकर का मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक। और अब मखसूस नशिस्तें हर सूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देना तय हो गया है और अब मजबूरी है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी जो कार्रवाई सामने आई है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और दोबारा नए इंतखाबात का जो मुतालबा है वो ज़ोर पकड़ गया है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ और 27वीं आईनी तरमीम से मुतल्लिक भी बात करेंगे जो हुकूमत की जानिब से बात की जा रही है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि MD कैट के हवाले से सिंध हाई कोर्ट का एक फ़ैसला सामने आया है। चूँकि ये एक पब्लिक एट लार्ज स्टूडेंट्स का मामला है जिसमें हज़ारों स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था। सिंध हाई कोर्ट ने मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट MD कैट में बेज़ाब्तगियों से मुतल्लिक दरख्वास्त पर MD कैट टेस्ट 4 हफ्तों में दोबारा लेने का हुक्म देते हुए रिमार्क्स दिए कि कोई खेल ना खेला जाए, हम बच्चों के सर पर तलवार लटकने नहीं दे सकते। ये बहुत बड़ा फ़ैसला है कि जिसमें नए सिरे से दोबारा, चूँकि बेज़ाब्तगियाँ इतनी ज़्यादा हैं, ये जैसे CSS का था और इसी तरीके से MD कैट है, या ये बच्चे 9th में हूँ 10th में हूँ या FSC में हूँ अपनी जान लगा देते हैं, मेहनत करते हैं और फिर उसके बाद MD कैट का जो टेस्ट है वो उसके ऊपर भरपूर तैयारी की जाती है। और अगर आप बेज़ाब्तगियाँ करके वडेरों के बच्चों को आपने सरकारी कॉलेजेस में लेके आना है मेरिट पे, और आपने जो मेहनती है उसको आपने नहीं उनका हक दिलवाना, तो यही वजह है कि फिर अदालतें अपनी ज़िम्मेदारी निभाती हैं और अदालतें इंटरफेयर करती हैं। जस्टिस सलाहुद्दीन की सरबराही में जस्टिस अमजद अली 2 रुकनी बेंच था, उन्होंने MD कैट में मुबैना बेज़ाब्तगियों की बुनियाद पर जो पहला टेस्ट था उसको कलअदम करार दे दिया। अदालत ने रिमार्क दिया कि पिछली समात पर कमेटी तश्कील का हुक्म दिया था, कमेटी ने कुछ काम किया या घर पर सोते रहे। कमेटी की चेयरपर्सन शीरी नारीजो ने रिपोर्ट अदालत में पेश की। अदालत ने रिमार्क दिया कि बुनियादी जिम्मेदारी PMDC और दाऊ यूनिवर्सिटी की थी। टेस्टिंग एजेंसी का मकसद अलग होता है, आप जामियात को फंसा देते हैं। कभी जिनाह सिंध यूनिवर्सिटी को जिम्मेदारी दी, कभी दाऊ यूनिवर्सिटी को दी। शीरी नारीजो ने बताया कि कमेटी ने यूनिवर्सिटी के इम्तिहान के निज़ाम को चेक किया है, दरख्वास्त गुजारों के बयानात और शवाहिद का भी जायज़ा लिया गया है। कुछ तलबा ने राब्ता किया कि इम्तिहान दोबारा नहीं होना चाहिए, ऐसे तलबा के बयानात भी लिए गए हैं। कमेटी की तहकीकात में इम्तिहान के निज़ाम में खामियाँ पाई गई हैं, मुख्तलिफ पॉइंट पर सिस्टम कंप्रोमाइज़ हुआ है। इम्तिहानी निज़ाम के ज़िम्मेदारान में 40-42 अफराद शामिल रहे हैं। अदालत ने रिमार्क दिया कि मैकेनिज़्म कंप्रोमाइज़ हुआ है, मतलब पर्चा लीक हुआ है। और शीरी नारीजो ने कहा कि व्हाट्सएप पर जवाबात और मुख्तलिफ सवालात मौजूद थे। जब पर्चा ही लीक हो जाए, जब व्हाट्सएप पे सवाल जवाब भी सामने आ जाए तो फिर क्या बच जाता है। जस्टिस सलाहुद्दीन ने रिमार्क दिया कि जो बच्चे इम्तिहान में बैठे हैं उनके साथ कोई खेल ना खेला जाए, हम बच्चों के सर पर तलवार तो नहीं लटकने दे सकते। PMDC के वकील ने मौक़िफ़ दिया कि हम इस हवाले से इंक्वायरी कह रहे हैं, जो ज़िम्मेदार हैं इस तमाम मामले में पेपर के आउट होने के हवाले से भी इंक्वायरी का अमल जारी है। जस्टिस सलाहुद्दीन पिल्हौर ने रिमार्क दिए कि जो ताकतवर लोग हैं उनके हाथों में आप लोग खेल रहे हैं, दीगर यूनिवर्सिटियों पर आप लोगों का कोई अख्तियार नहीं है। वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि PMDC की रेगुलेशन में लम्स और दीगर यूनिवर्सिटी भी आती हैं। अदालत ने रिमार्क दिया कि कितने पैसे आप लोगों को मिले हैं इन इम्तिहानात के हवाले से। PMDC के वकील ने मौक़िफ़ दिया कि उसका फ़िलहाल मेरे पास कोई हिसाब मौजूद नहीं है। जस्टिस अमजद अली सातू ने रिमार्क दिए कि आप लोगों को 4.5 करोड़ से ज़्यादा की ही रकम मिली होगी। जस्टिस सलाहुद्दीन ने रिमार्क देते हुए कहा कि आप लोगों का अख्तियार सिर्फ गरीब लोगों पर चलता है। PMDC के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि हमारा यूनिवर्सिटी के साथ मुआहदा होता है और हमारा यूनिवर्सिटी के साथ मुआहदा होता है जिसके मुताबिक हम लोग काम करते हैं। जस्टिस सलाहुद्दीन ने रिमार्क्स में कहा कि अगर PMDC से इस्तीफ़ा दे तो फिर बात अलग हो जाएगी, अगर PMDC इस्तीफ़ा दे दे तो बात फिर अलग हो जाएगी। अदालत ने दरख्वास्तों पर मुख्तसर फ़ैसला दिया। अदालत ने मुतल्लिका हुकाम को 4 हफ्तों में दोबारा इम्तिहान लेने का हुक्म दे दिया, तफसीली फ़ैसला बाद में सुनाया जाएगा। MD कैट के दोबारा इनकाद के फ़ैसले पर जो रिमार्क्स दिए हैं स्टूडेंट्स ने, उन्होंने कहा है कि जी जो हम खैर मकदम करते हैं, सिंध हाई कोर्ट के फ़ैसले से MD कैट के जाली टेस्ट के इनकाद और इंतज़ामिया की नाअहली पर मोहर सख्त हो गई है। और उनका कहना है कि MD कैट 2024 के टेस्ट को कलअदम करार देना हक परस्ती की जीत है। ये फ़ैसला जो तलबा हैं उनके हवाले से बहुत अहम है और मुतासिब इंतज़ामिया ने माफिया नौजवानों का किसी माफिया को छीनने की कोशिश की गई, जिसको सिंध हाई कोर्ट ने मुतासर किया। इस फैसले पर तमाम मुतासरा तलबा और तालिबात ने जो है वो
ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ بہت اچھا فیصلہ ہے اور انہوں نے اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں جہاں اس لیول کا جو ٹیسٹ ہو، اتنا بڑا، اتنی محنت لوگ اپنی دن رات ایک کر کے اپنی جان دو پر لگا کے تیاری کرتے ہیں، اور اس کا رزلٹ یہ ہے کہ آپ مافیا کے بچوں کو کروڑوں روپے لے کے پرچہ لیک کر دیں اور اس طرح کی چیزیں، تو یہ ایک انتہائی افسوسناک عمل ہے۔ اور آپ دیکھنا یہ ہے کہ 4 ہفتوں کے بعد دوبارہ کیسے ٹیسٹ ہوتا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 8 بینچ اگلے ہفتے کے لیے بنا دیے گئے ہیں، اور یہ سپریم کورٹ کا جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ہے اس کی جو 3 ممبران ہیں، منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب پہلے تھے، اور اب یحییٰ افریدی صاحب۔ منصور علی شاہ صاحب جو بیرون ملک ہیں، انہوں نے بذریعہ ویڈیو لنک اس اجلاس میں شرکت کی۔ سپریم کورٹ کے 8 بینچز 28 اکتوبر سے مقدمات کی سماعت کریں گے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ افریدی کے حلف اٹھانے کے بعد سپریم کورٹ نے ججز روسٹر جاری کیا۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ افریدی کے حلف اٹھانے کے بعد سپریم کورٹ نے ججز روسٹر جاری کیا۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت رجسٹرار نے 28 اکتوبر سے 1 نومبر اور 4 نومبر سے 8 نومبر کے بینچز کا روسٹر جاری کر دیا۔ سپریم کورٹ کے 8 بینچز 28 اکتوبر سے مقدمات کی سماعت کریں گے۔ ججز روسٹر کے مطابق جو بینچ نمبر 1 ہے اس میں چیف جسٹس یحییٰ افریدی اور جسٹس شاہد بلال حسن بینچ نمبر 1 میں ہوں گے۔ جسٹس منیب اختر اور جسٹس اطہر من اللہ بینچ نمبر 2 اور جسٹس امین الدین خان اور جسٹس عرفان سعادت بینچ نمبر 3 میں شامل ہوں گے۔ اس طرح بینچ نمبر 4 میں جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس مسرت ہلالی اور جسٹس ملک شہزاد صاحب اس میں شامل ہوں گے، جبکہ بینچ نمبر 5 جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس سید حسن اظہر رضوی پر مشتمل ہوگا۔ ججز روسٹر کے مطابق بینچ نمبر 6 میں جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی، بینچ نمبر 7 میں جسٹس شاہد وحید اور جسٹس نعیم اختر افغان، جبکہ بینچ نمبر 8 میں جسٹس سردار طارق مسعود اور جسٹس مظہر عالم میاں خیر مقدمات کی سماعت کریں گے۔ 4 نومبر سے 8 نومبر کے لیے جو ججز روسٹر ہے اس میں بینچ نمبر 1 میں یحییٰ افریدی اور شاہد بلال حسن ہوں گے۔ بینچ نمبر 2 میں منصور علی شاہ صاحب تشریف لے آئیں گے، تو منصور علی شاہ، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی شامل ہوں گے۔ بینچ نمبر 3 میں جسٹس منیب اختر اور جسٹس اطہر من اللہ، بینچ نمبر 4 میں جسٹس امین الدین خان اور جسٹس عرفان سعادت خان، بینچ نمبر 5 میں جسٹس محمد علی مظہر اور سید حسن اظہر رضوی، بینچ نمبر 6 میں جسٹس شاہد وحید اور جسٹس نعیم اختر افغان، بینچ نمبر 7 میں مسرت ہلالی اور ملک شہزاد، اور بینچ نمبر 8 میں جسٹس سردار طارق مسعود اور جسٹس مظہر عالم میاں خیل شامل ہوں گے۔ تو یہ 2 ہفتوں کے جو بینچ ہیں یہ تشکیل دے دیے گئے ہیں جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کی جانب سے، جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں نئے سرے سے بنی۔ 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے رانا ثناءاللہ کا جو موقف سامنے آیا ہے، جو ایڈوائزر ہیں وزیر اعظم کے، انہوں نے کہا ہے کہ جو 27ویں آئینی ترمیم ہے اس کی ممکنہ تفصیلات بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملٹری کورٹس بنانے کی بات ہوگی 27ویں آئینی ترمیم میں۔ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ شہباز شریف نے اتحادی سیاسی جماعتوں سے وعدہ کیا کہ 27ویں آئینی ترمیم جلد لائی جائے گی، اس میں سندھ میں بلدیاتی نظام میں فنڈز کی ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے بھی چیزیں شامل ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم چاہتی ہے جو وفاق صوبے کو بلدیاتی فنڈ دیتا ہے وہ ڈسٹرکٹ میں ڈائریکٹ منتقل ہو، کیونکہ جب وفاق صوبوں کو یہ فنڈز دیتا ہے تو یہ فنڈز نچلی سطح تک نہیں پہنچتے۔ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ ملٹری کورٹس پر گفتگو ہو چکی، ہم چاہتے ہیں کہ فاٹا جیسے مخصوص علاقوں میں ملٹری کورٹس قائم کی جائیں۔ انہوں نے کہا کہ وہاں ملٹری کورٹس بننی چاہیے کیونکہ وہاں پر سویلینز جاتے ہی نہیں ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ملٹری کورٹس میں عمران خان کے کیسز نہیں جائیں گے، ایسا کچھ نہیں ہوگا، اس طرح ہونا بھی نہیں چاہیے۔ رانا ثناءاللہ نے قاضی فیاض عیسیٰ کو چیف الیکشن کمشنر بنائے جانے کی خبروں کی تردید کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آئینی بینچ کا حصہ ریٹائرڈ ججز نہیں بنیں گے۔ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، آپ جو 27ویں آئینی ترمیم کے نام پہ آپ کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں، جبکہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ 27ویں آئینی ترمیم ہم نہیں ہونے دیں گے۔ حالانکہ مولانا نے پہلے بھی کہا تھا، لیکن پھر اس 26ویں آئینی ترمیم کا وہ حصہ بنے، جس کی وجہ سے پھر مکمل طور پر نظام تو ایکسپوز ہو گیا، لیکن مولانا فضل الرحمان کے ووٹوں کو ساتھ ملا کے انہوں نے آئینی ترمیم کر لیں، جس کی وجہ سے منصور علی شاہ صاحب، جن کے بارے میں مولانا اور ان کے لوگ کہتے تھے کہ ہمیں گارنٹی دی گئی تھی کہ منصور علی شاہ ہی چیف جسٹس ہوں گے، مولانا کو دغا دے گی۔ اب مولانا پھر بڑے غصے میں ہیں۔ مولانا کہتے ہیں کہ نئے انتخابات کی ضرورت پر زور دیتے انہوں نے کہا کہ ملک کو غلط طریقے سے منظم کیا جا رہا ہے، اور نئے انتخابات کا مطالبہ کرتے ہوئے موجودہ اسمبلی کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ جس موجودہ اسمبلی میں جا کے انہوں نے آئین کو چھیڑ دیا، 22 ترمیم کر دی ہیں،
उसको कह रहे हैं कि इस मौजूदा असम्बली को गैर कानूनी करार दिया जाए। JUI के ने कहा कि वो अपोजिशन का हिस्सा होने का हैं और हम अपोजिशन में अपना किरदार अदा करते रहेंगे। उन्होंने कहा अपोजिशन जमातों के साथ एक अहम स्टेक होल्डर की हैसियत से हालिया आइनी तरमीम पर बहस में हिस्सा लिया था। सुप्रीम कोर्ट में कमांड की हालिया तब्दीली पर उन्होंने कहा कि जो चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की सरबराही में बेहतरी की उम्मीद नज़र आती है। उन्होंने कहा जी कि काजी फाजिसा की जो है वो मुद्दत मुलाजमत उस पर तबसरा करने से गुरेज करते हुए कहा कि चूँकि वो अपनी मुद्दत पूरी कर चुके हैं इसलिए मज़ीद तबसरों का कोई मकसद नहीं है। और साथ उनकी जानिब से कहा गया कि जी सूद से पाक मईशत के निफाज से मुतल्लिक वफाकी शरई अदालत का फ़ैसला हतमी है। वफाकी शरई अदालत का फ़ैसला था कि फ़ौरी अमल दरामद करें, सूद का से पाक निज़ाम लाएँ। मौलाना फजलुर रहमान ने तरमीम करवा के निज़ाम को 2028 तक मौका दे दिया कि आप 4 साल मज़ीद इसी निज़ाम को चलाते रहें। वफाकी शरई अदालत का फ़ैसला एक तरह से मुअत्तल करवा दिया आइनी तरमीम के ज़रिए मौलाना फजलुर रहमान ने, जिसका अब ये क्रेडिट लेते हैं कि जी हमने ये आइनी तरमीम करवाई और ये सारा कुछ हुआ। दूसरी तरफ जो अहम पेशरफ सामने आई है, आप जानते हैं कि अयाज सादिक की जानिब से ख़त लिखा गया था मखसूस नशिस्तों का जो मामला था, अब उसमें बड़ी पेशरफ सामने आई है। चूँकि याह्या अफरीदी साहब के आते ही जो उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाया है और उस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में बहुत अहम केसेस वहाँ पे ज़ेर इल्तवा हैं और सबसे बड़े केस तो काजी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ हैं। यही वजह है कि अब ये जो मामला है उसकी तहकीक के लिए, और उसमें सबसे बड़ा जो केस है वो कमिश्नर रावलपिंडी की स्टेटमेंट है और वो सारा मामला है। अब स्पीकर कहते हैं, जिस स्पीकर ने ख़त 2 दफ़ा लिखा कि आप मखसूस नशिस्तें दें, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना करें और मखसूस नशिस्तें हमें दें, उसमें अयाज सादिक ने कहा है कि जब इलेक्शन कमीशन जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं कर सकता हम कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने एक तरह से सरेंडर करते हुए कहा जी कि अब हम क्या कर सकते हैं, इलेक्शन कमीशन ने अगर नोटिफिकेशन जारी नहीं किया तो हम कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने कहा जो अरकान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जा चुके हैं वो पिछली तारीखों पर जाकर किसी और पार्टी में शामिल नहीं हो सकते थे। अब इलेक्शन कवानीन में तरमीम हो चुकी है जिसके मुताबिक अब पुरानी तारीखों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन नहीं कर सकते, और अगर सुप्रीम कोर्ट आइन तब्दील कर सकती है तो क्या ये हक़ पार्लियामेंट को नहीं है। साथ जब उनसे सवाल पूछा गया कि मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक जो आपने 2 ख़त लिखे अब उसके बाद आपका क्या लाहे अमल होगा, उन्होंने कहा जी हम कुछ नहीं कर सकते, ये इलेक्शन कमीशन अगर तो करेगा ठीक है, नहीं करेगा तो हम कुछ नहीं कर सकते, हमने ख़त लिखा है, इससे ज़्यादा हमारा कोई अख्तियार नहीं है और इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन जब तक जारी नहीं करता हमारा कोई अख्तियार नहीं है कि हम पिछलों को। सवाल ये हुआ था कि जो नून लीग और हुकूमती इत्तेहाद के थे उनको क्या कौमी असम्बली नहीं बहाल कर सकती, उन्होंने कहा जी नहीं, वो इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन पे ही सारा मामला होना है। इलेक्शन कमीशन तो उस वक्त तक नोटिफिकेशन नहीं जारी कर सका जब तक 2 जजेस ने पहले और काजी फाजिसा ने, तीसरे जज ने कहा जी कि आप फैसलों पर अमल दरामद ही न करें। फिर भी उन्होंने नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, खौफ था, पता था कि ये मामला उनके गले पड़ जाएगा और फिर उनको बंदे तोड़ने पड़े और आर्टिकल 63A लाना पड़ा और फ्लोर क्रॉसिंग करवानी पड़ी। लेकिन अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना करें। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद भी होगा और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से भी जो है वो फारिग किया जाएगा और अब ये मामलात सिर्फ अमल दरामद तक नहीं रहेंगे। अब जो इन्होंने तौहीन की है उसका फिर इनको भुगतना पड़ेगा। जैसे ही PTI को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी वो तमाम पार्लिमानी कमेटियों में और स्पेशली जो मखसूस अब कमेटियाँ बनाई गई उसमें ऊपर आ जाएंगे और ये सारा जो मामला है बहुत अहमियत अख्तियार करता जा रहा है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।